नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अब प्रोडक्शन के लिए तैयार। सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी मिलकर बनाएंगी इस विमान को। पहला मॉडल चलेगा अमेरिका के GEF 414 इंजन से। देश में पहली बार जीन एडिटेड भेड़ का हुआ जन्म। प्रोसेस में किया गया CRISPR-Cas9 तकनीक का इस्तेमाल। पशुपालन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है एक बड़ा कदम। और अल्जीरिया बना न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला सबसे नया देश। NDB को बनाया था ब्रिक्स देशों ने। मुख्यालय है शंघाई, चीन में। आइए शुरू करें। भारत अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करने की तैयारी में है। हाल ही में सरकार ने बताया कि भारत का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA अब प्रोडक्शन के लिए तैयार है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और बताया है कि इसे सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी मिलकर बनाएंगी। ये विमान पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक पर आधारित होगा और इसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स की बराबरी में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS से हरी झंडी मिली थी, जिसकी अगुवाई खुद प्रधानमंत्री करते हैं। इस खास विमान को बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। विमान का निर्माण HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत की कुछ चुनी हुई निजी कंपनियों की मदद से किया जाएगा ताकि इसका निर्माण तेजी से हो और इसमें लेटेस्ट तकनीक इस्तेमाल हो सके। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को सौंपी गई है, जो DRDO के तहत काम करती है। AMCA की सबसे खास बात यह है कि यह 2 इंजनों वाला विमान होगा, जिससे इसकी उड़ान ज्यादा सुरक्षित होगी। अगर एक इंजन किसी वजह से बंद पड़ जाए तो दूसरा इंजन विमान को आसानी से कंट्रोल में रख सकता है, जो खासकर रात के समय बहुत जरूरी होता है। इसका पहला मॉडल अमेरिका से लिए गए GEF 414 इंजन से चलेगा, लेकिन भविष्य में जो अगला वर्जन आएगा AMCA Mk2, उसमें भारत का खुद का बनाया हुआ इंजन लगाया जाएगा। यह विमान कई आधुनिक तकनीकों से लैस होगा। इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी होगी, जिससे यह बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज रफ्तार से उड़ सकेगा। इसमें हथियार बाहर नहीं बल्कि अंदर छिपे होंगे। इंटरनल वेपन बे है इसमें, जिससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। AMCA में AI बेस्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे यह एक ऐसा फाइटर बन जाएगा जो नेटवर्क से जुड़कर हर दिशा में हमला या बचाव कर सकेगा। इसकी बॉडी और मटेरियल इस तरह से बनाए जाएंगे कि यह रडार की पकड़ से बच सके, यानी इसमें स्टील्थ यानी अदृश्यता की ताकत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि इसका पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक तैयार हो जाए और 2034 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाए। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही 5वीं पीढ़ी के ऑपरेशनल लड़ाकू विमान बना पाए हैं। भारत अब इस लिस्ट में चौथा देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। AMCA सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी पहचान है। यह दिखाता है कि अब भारत केवल दूसरे देशों से हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब वह खुद ऐसे हथियार और विमान बना सकता है। भारत ने एक बार फिर विज्ञान की दुनिया में एक ऐतिहासिक कदम रखा है। देश में पहली बार CRISPR-Cas9 तकनीक का इस्तेमाल करके जीन एडिटेड भेड़ का जन्म हुआ है। यह सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि जैविक विज्ञान, पशुपालन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। आपको बता दें कि इसी तकनीक का उपयोग कुछ दिन पहले जीन एडिटेड चावल की किस्म तैयार करने में भी किया गया था। चलिए समझते हैं कि ये CRISPR-Cas9 है क्या और इससे जानवरों के जीन में एडिट करने में कौन सी संभावनाएं और खतरे जुड़ते हैं। इस तकनीक को समझने के लिए आप इसे DNA की कट एंड पेस्ट मशीन मान सकते हैं। यानी किसी जीव के DNA में अगर कोई खराब या अनचाहा हिस्सा है तो उसे काट कर वहां कोई बेहतर बदलाव किया जा सकता है। इसमें एक गाइड RNA gRNA होता है जो DNA के उस खास हिस्से तक Cas9 प्रोटीन को पहुंचाता है। Cas9 नाम का एक एंजाइम होता है जो DNA की दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है। फिर वैज्ञानिक DNA को एडिट करते हैं यानी बदलते हैं। 2020 में इसी खोज के लिए 2 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी समझते हैं कि भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ में क्या खास है। इस भेड़ के एक बच्चे में मायोस्टेटिन जीन को एडिट किया गया है। इस जीन का काम होता है शरीर में मांसपेशियों की बढ़त को रोकना। जैसे ही इसे हटाया गया, मांसपेशियों की 30% ज्यादा वृद्धि देखी गई। यह खास गुण यूरोपीय नस्लों में पाया जाता है, लेकिन भारतीय नस्ल की भेड़ों में नहीं। अब इस तकनीक से भारत में भी ज्यादा ताकतवर और मांस युक्त भेड़ें पाई जा सकेंगी। सबसे अहम बात, इस प्रक्रिया में कोई बाहरी DNA नहीं डाला गया, यानी ये कोई
ट्रांसजेनिक नस्ल नहीं है, इसलिए इसे ज्यादा सुरक्षित और नैतिक माना जा रहा है। इससे क्या फायदा होगा? भारत को भेड़ों की नस्ल सुधारने में बड़ी मदद मिलेगी। पशुपालकों की आय बढ़ेगी क्योंकि बेहतर नस्लों की मांग ज्यादा होती है। देश को मांस और ऊन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। विदेशी नस्लों पर निर्भरता कम हो सकेगी। हालांकि ऐसे प्रयोग पहले भी हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ने भी एक जीन एडिटेड भैंस के भ्रूण का विकास किया था। चलिए अब इस तकनीक से रिलेटेड कुछ नैतिक और सामाजिक चिंताओं को समझ लेते हैं। सबसे पहली चिंता है डिजाइनर बेबी का डर। अगर इस तकनीक का इस्तेमाल बुद्धिमत्ता, रूप या लिंग जैसे गुण बदलने में हुआ तो इससे डिजाइनर इंसान बनना शुरू हो सकता है, यानी जिसे जैसा बच्चा चाहिए वैसा बनाया जाए। इससे समाज में असमानता और भेदभाव का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी चिंता है ऑफ टारगेट प्रभाव, यानी कभी कभी जीन एडिटिंग के दौरान गलत जगह पर भी बदलाव हो सकता है, जिससे अनजाने में नए रोग या विकृति पैदा हो सकते हैं। तीसरी चिंता है मोज़ेकिज्म को लेकर। इसका मतलब होता है एक ही जीव में कुछ कोशिकाएं बदली हुई और कुछ पुरानी हैं। इससे शरीर के अंदर मिश्रित आनुवंशिक संरचना बन जाती है जो आगे चलकर समस्याएं खड़ी कर सकती है। एक और बड़ी चिंता है पशु कल्याण से जुड़ी हुई। जीन एडिटेड जानवर तैयार करने के लिए कई बार सर्जरी करनी पड़ती है या कुछ जानवरों का बलिदान भी देना पड़ता है। इससे पशुओं के प्रति क्रूरता की आशंका भी जुड़ती है। इधर भारत सरकार ने पहली बार पोटाश और हैलाइट खनन ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की। इस नीलामी से भारत की उर्वरक आयात निर्भरता को घटाने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देखिए, पोटाश की बात करें तो यह एक सामान्य नाम है जो उन अकार्बनिक यौगिकों को दिया जाता है जिनमें जल में घुलनशील रूप में पोटेशियम उपस्थित होता है। यह मुख्यतः पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम लवणों का मिश्रित अशुद्ध संयोजन होता है। पोटाश का प्रमुख अयस्क सिल्वेनाइट और हैलाइट का मिश्रण होता है। भारत में इसके 91% भंडार राजस्थान के नागौर में है, जबकि शेष भंडार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और चित्रकूट जिलों में पाए जाते हैं। पोटाश का सबसे अधिक उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में होता है, जहां ये फसलों की उपज बढ़ाने, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारने और फलों तथा सब्जियों के स्वाद, रंग और संरचना को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा पोटाश का उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी होता है। जहां पोटाश फिटकिरी पानी की कठोरता को कम करती है, उसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण को रोकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कांच, सिरेमिक, साबुन, डिटर्जेंट, डाई, सिंथेटिक रबर और रासायनिक उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है। साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट जैसे यौगिकों का उपयोग विस्फोटक बनाने में भी होता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत वर्तमान में पोटाश की 100% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी करता है। दूसरी तरफ हैलाइट जैसे टेबल साल्ट या फिर रॉक सॉल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl से बना एक खनिज है। यह उस जगह बनता है जहां पानी सूख जाता हो, खासकर सूखे और गर्म इलाकों में। इसका उपयोग कई कामों में होता है। सर्दियों में सड़क पर बर्फ पिघलाने के लिए इसे छिड़का जाता है, जिससे रास्ते सुरक्षित रहते हैं। फैक्ट्रियों में इसे कई रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा ऐश और क्लोरीन बनाने में काम में लिया जाता है। साथ ही हैलाइट का उपयोग पानी को साफ करने और नरम करने में भी किया जाता है, ताकि पानी पीने या इस्तेमाल करने के लिए बेहतर हो पाए। अगर आप IAS की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। IAS की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, CSET की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में जंगेजुर कॉरिडोर चर्चा में रहा। यह एक प्रस्तावित 43 किलोमीटर लंबा परिवहन मार्ग है जो पश्चिम और मध्य एशिया में भारत के रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकता है। यह कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा और इसका उद्देश्य अजरबैजान के बाकू बंदरगाह को नक्शिवन स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ना है। आगे यह मार्ग तुर्की तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नक्शिवन अजरबैजान का एक पश्चिमी हिस्सा है जो आर्मेनिया की जमीन के कारण मुख्य अजरबैजान से कटा हुआ है। यानी अजरबैजान और तुर्की अब आर्मेनिया के अंदर से एक सीधा रास्ता चाहते हैं, बिना किसी रुकावट के।
भारत को इस कॉरिडोर को लेकर कई चिंताएं हैं। सबसे पहली चिंता यह है कि भारत का चाबहार प्लान खतरे में आ सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट और INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में बड़ी रणनीतिक और आर्थिक निवेश किए हैं ताकि वो रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक जमीनी संपर्क बना सके। लेकिन अगर जंगीजुर कॉरिडोर चालू हो गया तो भारत का रूट कम प्रतिस्पर्धी, लेस कॉम्पिटिटिव और कमजोर हो जाएगा। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो पश्चिम और मध्य एशिया में भारत की पकड़ ढीली पड़ सकती है। अगर तुर्की अजरबैजान के इस कॉरिडोर को चीन और पाकिस्तान समर्थन दे देते हैं तो ये भारत की रणनीतिक पहुंच को इस क्षेत्र में कमजोर कर देगा। इस कॉरिडोर से चीन को तुर्की और यूरोप तक नया रास्ता मिल सकता है। वहीं पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान की नजदीकी और मजबूत हो सकती है और भारत का चाबहार मध्य एशिया कनेक्शन हाशिए पर आ सकता है। जंगीजुर कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि ये जियोपॉलिटिकल गेम का नया पत्ता है, जिसमें अगर भारत ने चाल नहीं चली तो उसका रणनीतिक प्रभाव कमजोर हो जाएगा, खासकर मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने केरल के पास समुद्र में एक गंभीर पारिस्थितिकीय संकट की चेतावनी दी है। दरअसल एक लाइबेरियाई जहाज से तेल का रिसाव हो रहा है और उसके साथ ही उसमें एक बेहद खतरनाक रसायन कैल्शियम कार्बाइड भी मौजूद है। देखिए, अब जहाजों, तेल के कुओं या समुद्र के अंदर बने प्लेटफॉर्म से कच्चा तेल या पेट्रोलियम समुद्र में बहने लगता है तो इसे तेल रिसाव, ऑयल स्पिल कहते हैं। यह अक्सर इंसानों की लापरवाही या दुर्घटना की वजह से होता है। तेल रिसाव से बड़े पर्यावरणीय नुकसान होते हैं। तेल पानी में फैल जाता है और समुद्र में रहने वाले जीव जैसे मछलियां, झींगे, शैवाल और छोटे छोटे लार्वा इसे निगल जाते हैं। ये जलीय जीवों के लिए जहर जैसा होता है। इसके अलावा जिन लोगों की रोजी रोटी मछलियां पकड़ने से चलती हैं उनका काम भी रुक जाता है, क्योंकि तेल से दूषित मछलियां खाने लायक नहीं रहती। वहीं तेल जब समुद्री सतह में नीचे बैठता है तो वो समुद्र के तल पर रहने वाले घोंघे, सीप और मूंगे जैसे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। आइए समझते हैं तेल रिसाव की सफाई कैसे होती है। देखिए, तेल हटाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन कुछ खास तकनीकें हैं जो इसमें मदद करती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में ऑयल जैपर और ऑयल वोरस एस दो खास तकनीकें हैं जो तेल रिसाव को साफ करने में मदद करती हैं। इन्हें ONGC टेरी बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है। ऑयल जैपर में ऐसे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया होते हैं जो तेल में मौजूद हानिकारक रसायनों, हाइड्रोकार्बन्स को खा जाते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देते हैं। इससे न सिर्फ समुद्र में फैला तेल साफ होता है बल्कि तेल रिफाइनरीज में जमा तैलीय कीचड़ भी साफ किया जा सकता है। वहीं ऑयलिवोरस एस ऑयल जैपर का एक बेहतर रूप है। इसे ज्यादा सल्फर वाले तेल और कीचड़ के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इसमें एक और खास किस्म का जीवाणु होता है जो ऐसे मुश्किल तेल को भी जल्दी और अच्छे से साफ कर दे। ये दोनों तकनीकें प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका हैं जो बिना जहरीले रसायन का इस्तेमाल किए पर्यावरण को नुकसान से बचाती हैं। तेल हटाने के लिए सोर्बेंट्स का भी यूज किया जाता है। सोर्बेंट्स का मतलब है तेल सोखने वाला पदार्थ। इसका एग्जाम्पल है राजस्थान में मिलने वाला एक पौधा मिल्कवीड। इसके रेशे तेल को सोखने में बहुत अच्छे होते हैं। इनका इस्तेमाल पानी से तेल हटाने के लिए किया जाता है। हमने इस न्यूज की शुरुआत में ही कैल्शियम कार्बाइड का जिक्र किया था। देखिए, कैल्शियम कार्बाइड ये एक जहरीला रसायन है जो जब समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो बहुत तेज रिएक्ट करता है। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है जो इतनी ज्वलनशील होती है कि जरा सी चिंगारी से आग पकड़ लेगी। मतलब ये जहाज सिर्फ समुद्र को नहीं बल्कि आसपास के इलाके को भी बड़ा खतरा पहुंचा सकता है। जब समुद्र में खतरनाक तेल रिसाव होता है तो इससे निपटना बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि इससे न केवल समुद्री जीवन प्रभावित होता है बल्कि तटीय लोगों की आजीविका और पर्यावरण पर बड़ा खतरा मंडराने लगता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए दुनिया भर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियमों और योजनाओं को लागू किया गया है। MARPOL मार्पोल कन्वेंशन 1973 एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जहाजों में से फैलने वाले समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए बना है और इसमें तेल रिसाव पर खास तौर पर सख्त नियम तय किए गए हैं। वहीं बंकर कन्वेंशन 2001 यह सुनिश्चित करता है कि अगर जहाज का भारी ईंधन रिसता है तो फिर जहाज का मालिक उसकी पूरी जिम्मेदारी ले और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। इसके लिए हर जहाज का बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 जहाज रानी से जुड़े सभी नियमों के साथ प्रदूषण नियंत्रण के कानून भी लागू करता है, जिसमें मार्पोल के नियम भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने 1996 में एक खास योजना लागू की, राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना, जिसके तहत भारतीय तटरक्षक बल को यह जिम्मेदारी दी गई कि जैसे ही समुद्र में तेल फैलने की खबर मिले तुरंत कार्रवाई हो, तय समय में सफाई हो और उचित तकनीक का इस्तेमाल करके नुकसान को कम किया जाए।
इन सभी नियमों और योजनाओं का मकसद एक ही है, तेल रिसाव जैसी आपदाओं से पर्यावरण, समुद्री जीवन और इंसानी समाज को सुरक्षित रखना। हाल ही में अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसे शुरू में ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों ने मिलकर की थी, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका ने। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये देश मिलकर उन विकासशील देशों को आर्थिक सहायता दें जिन्हें बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए फंड की जरूरत है। एनडीबी की स्थापना की कल्पना सबसे पहले 2012 में हुई थी, जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। फिर इसका औपचारिक समझौता 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के फोर्टालेजा सम्मेलन में हुआ। बैंक ने अपनी कामकाज की शुरुआत 21 जुलाई 2015 से कर दी थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है और क्षेत्रीय कार्यालय साउथ अफ्रीका और ब्राजील में है। पूंजी की बात करें तो प्रारंभिक अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल यूएसडी 100 बिलियन है, यानी $100 बिलियन। यहीं प्रारंभिक अंश पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल $50 बिलियन का है। यह रकम पांचों संस्थापक देशों में बराबर बांटी गई है। एनडीबी का संचालन दो मुख्य निकायों के जरिए होता है। पहला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिनमें 5 देशों के वित्त मंत्री होते हैं। दूसरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बैंक की दिन प्रतिदिन की नीतियां तय करता है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सभी ब्रिक्स देशों के बीच रोटेशन में घूमती है, यानी हर देश को मौका मिलता है। एनडीबी की सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह इसमें मतदान अधिकार जीडीपी या शेयर के हिसाब से नहीं होता, बल्कि सभी सदस्यों को बराबर वोट मिलता है। यह पश्चिमी देशों के प्रभुत्व वाले वित्तीय संस्थानों जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का एक विकल्प बन रहा है। इसमें सभी सदस्य देशों को समान अधिकार मिलते हैं, जिससे छोटे या कम विकसित देशों को भी उनकी आवाज मिलती है। यह वैश्विक वित्तीय तंत्र को बहुध्रुवीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सदस्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश एनडीबी में सदस्यता ले सकता है। अल्जीरिया का शामिल होना एक नई शुरुआत माना जा रहा है। 2025 में अल्जीरिया ने आधिकारिक रूप से एनडीबी की सदस्यता ले ली है। यह पहली बार है कि एनडीबी का दायरा उत्तर अफ्रीका तक बढ़ा है। इससे बैंक की भौगोलिक पहुंच, राजनीतिक प्रभाव और विकासशील देशों में भागीदारी और भी मजबूत होगी। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में तमिलनाडु कैबिनेट ने एक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी है। तमिलनाडु ऐसा करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। इसके पहले कर्नाटक और गुजरात ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि स्पेस इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने में इन स्पेस का बड़ा योगदान होता है। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर भारत सरकार की यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आती है। इसका मुख्य उद्देश्य है निजी कंपनियों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल करना और उन्हें सशक्त बनाना। आइए समझते हैं इन स्पेस क्या क्या करता है। यह प्राइवेट कंपनियों को सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के विकास में मदद करता है। ये इसरो की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करने में मदद करता है। यानी एक तरह से ये इसरो और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है। इसके अलावा इन स्पेस नए स्टार्टअप, यूनिवर्सिटीज और इनोवेटर्स को स्पेस सेक्टर में रिसर्च और डिजाइन के लिए सपोर्ट करता है। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। अब तमिलनाडु सरकार ने भी स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है स्पेस इंडस्ट्री में निवेश आकर्षित करना और राज्य को स्पेस टेक्नोलॉजी का हब बनाना। अभी राज्य में कई स्पेस स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, इन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग और सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC, यहाँ इसरो के क्रायोजेनिक और लिक्विड इंजन की टेस्टिंग होती है। कुलसेकरपट्टिनम में इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट है। यहाँ नया लॉन्च पैड बन रहा है जो छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए बेहद अहम होगा। इसके अलावा स्पेस NIT त्रिची में
टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर STIC है। यहाँ इसरो और दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों के बीच इनोवेशन और रिसर्च के लिए सहयोग होता है। कुल मिलाकर तमिलनाडु का स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपनाना भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को और मजबूत बनाएगा। इन स्पेस जैसी संस्था प्राइवेट कंपनियों और इसरो के बीच पुल का काम करती हैं, जिससे भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में 24 मई को पहुंच गया, जो आमतौर पर 1 जून को आता है। वहीं मुंबई में तो मानसून 26 मई को ही आ गया। मुंबई में मानसून की इस एंट्री को इतिहास में अब तक की सबसे जल्दी एंट्री माना जा रहा है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे कई वजहें थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह MJO यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन को माना जा रहा है। इस कारण को IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने भी माना है। आइए समझते हैं कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है। सबसे पहले इसका नाम 2 वैज्ञानिकों रोलैंड मेडन और पॉल जूलियन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1971 में खोजा। MJO एक मूविंग यानी घूमता हुआ मौसम सिस्टम है, जो हवा, बादल और दबाव को साथ लेकर चलता है। यह सिस्टम भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमता है और बारिश लाता है। MJO कैसे मूव करता है? MJO पूरब की ओर धीमी गति से बढ़ता है। इसकी गति लगभग 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यह दुनिया का एक चक्कर 30 से 60 दिन में लगा लेता है, हालांकि कभी कभी 90 दिन भी लग सकते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है। पहला है एक्टिव फेज यानी सक्रिय अवस्था, यहाँ बारिश ज्यादा होती है। दूसरा है सप्रेस्ड फेज यानी दबी हुई अवस्था, यहाँ बारिश कम होती है। चूंकि MJO का साइकिल केवल 30 से 60 दिनों तक चलता है, इसलिए एक मौसम में कई MJO घटनाएं हो सकती हैं। अब ये भी समझते हैं कि MJO का असर भारत पर कैसे पड़ता है। MJO का प्रभाव सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इस बीच के बैंड में देखा जाता है। हालांकि दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश क्षेत्र में इसका प्रभाव महसूस करते हैं। भारत का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के पास है, यानी MJO का सबसे ज्यादा असर यहीं देखा जाता है। जब MJO एक्टिव फेज में होता है तो भारत में मौसम जल्दी बदलता है, चक्रवात बन सकते हैं और मानसून जल्दी आ सकता है। इस साल MJO ने 22 मई के आसपास भारतीय महासागर से एक्टिव होना शुरू किया। वो फेज 4 में था और उसका एम्पलीट्यूड 1 से ज्यादा था। इसका मतलब है कि वो बहुत मजबूत और प्रभावशाली था। इससे हवा और बादलों की गतिविधि तेज हुई और इसके कारण मानसून को जल्द आने का इशारा मिला। 2015 में भी ऐसा ही हुआ था, जब MJO के कारण पूरे भारत में जून के महीने में 20 दिन तक जबरदस्त बारिश हुई। अब ये भी समझ लेते हैं कि MJO और एल नीनो कैसे रिलेटेड हैं। देखिए, एल नीनो एक अलग मौसमीय घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है, जिससे भारत में सूखा पड़ सकता है। कई बार एल नीनो के सालों में MJO भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एल नीनो हो तो MJO स्ट्रांग होगा। कुल मिलाकर इस साल मानसून इसलिए जल्दी आया क्योंकि MJO एक्टिव था और उसने भारतीय महासागर के ऊपर बादल और हवा का सिस्टम तैयार कर दिया। यह सिस्टम इतना ताकतवर था कि उसने मानसून को खींचकर जल्दी भारत पहुंचा दिया। हाल ही में अमेरिका का वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025 OBBBA चर्चा में आया है। इस बिल को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी और शानदार उपलब्धि बताया। ये 1000 प्लस पेज का एक बहुत ही लंबा बिल है, जिसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास किया है। अब यह बिल सीनेट में जाएगा और वहां भी पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन के बाद यह कानून बन जाएगा। ये बिल डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी वादों और एजेंडा को एक जगह समेटता है, इसलिए इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहा गया। चलिए समझते हैं कि इस बिल की क्या खासियत है। इस बिल में पुराने टैक्स कटौती को स्थायी बनाने का प्रयास किया गया है। ट्रंप ने 2017 में इनकम टैक्स और एस्टेट टैक्स में जो कटौती की थी, उसे अब हमेशा के लिए लागू कर दिया गया है। दूसरी खासियत है, इस बिल में नई टैक्स राहत दी गई है, जैसे ओवरटाइम करने, टिप्स और सोशल सिक्योरिटी इनकम जैसी चीजों पर नए टैक्स कट्स लगाए गए हैं। वहीं 30 से 80 हजार डॉलर सालाना कमाने वालों के टैक्स में 15% तक की छूट मिलेगी। इस बिल में बॉर्डर और डिफेंस पर ज्यादा खर्च की बात की गई है, यानी अवैध प्रवास रोकने और सेना को मजबूत करने पर ज्यादा पैसा खर्च होगा। इसके अलावा सरकारी खर्चों में कटौती भी इस बिल की मुख्य खासियत है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि यह बिल वेस्ट, फ्रॉड एंड अब्यूज यानी बेकार, धोखाधड़ी और अनावश्यक सरकारी खर्च को रोकेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट, इस बिल में डेट सीलिंग बढ़ाने की बात की गई है। डेट सीलिंग का मतलब होता है सरकार कितना उधार ले सकती है। अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ाया गया तो सरकार अपने बिल नहीं चुका पाएगी। एक नजर में तो ये बिल काफी आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं। जैसे अगर ये बिल पास हुआ तो अमेरिकी सरकार का घाटा और कर्ज बढ़ जाएगा। टैक्स कट से सरकार की आमदनी घटेगी और बॉर्डर और डिफेंस खर्च से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। इससे फिस्कल डेफिसिट और कर्ज बढ़ेगा।
आपको बता दें 2024 में अमेरिकी सरकार का घाटा 1.9 ट्रिलियन डॉलर था, यानी भारत के जीडीपी का लगभग आधा। जीडीपी के मुकाबले अमेरिका का कुल कर्ज 120% हो चुका है। अनुमान है कि ये 2035 तक 200% तक हो सकता है। इसके बहुत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग गिर रही है। मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग AAA से घटा दी है। अब निवेशक अमेरिका में निवेश करने में हिचकने लगे हैं और इस वजह से अमेरिका में उधारी पर ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं। इससे आम नागरिक और कंपनियों को भी महंगी ब्याज दर पर लोन लेना पड़ेगा। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अर्थशास्त्री जस्टिन वुल्फर्स ने इसे एंटी रॉबिन हुड कहा है, यानी गरीबों से लेकर अमीरों को देना। कुल मिलाकर ट्रंप का यह बिल चुनावी वायदों को पूरा तो करता है, लेकिन इसकी वित्तीय कीमत बहुत भारी है। इससे सरकारी कर्ज बढ़ेगा, गरीबों की मदद घटेगी और अमीरों को ज्यादा फायदा होगा। यह बिल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लंबे समय में अस्थिर कर सकता है और राजनीतिक विवाद को बढ़ा सकता है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI चर्चा में आया है। QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट और स्वायत्त संस्था है। इसका गठन 1997 में भारत में उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए किया गया था। इस संस्था को भारत सरकार और देश की 3 प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं एसोचैम यानी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया था। QCI के पहले चेयरमैन रतन टाटा थे। QCI भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो गुणवत्ता की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कर सके। साथ ही ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। QCI का मकसद है हमारे देश में जो भी उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया हो वह उच्च गुणवत्ता वाली हो ताकि आम जनता को बेहतर जीवन स्तर मिल सके। QCI राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्वालिटी कैंपेन भी चलाता है। यह संस्था क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बढ़ावा देती है। यह अलग अलग सेक्टर्स में गुणवत्ता से जुड़े प्रमाण पत्रों की जांच और मंजूरी देती है। QCI की गवर्निंग काउंसिल में कुल 38 सदस्य होते हैं, जिनमें सरकार, उद्योग और अन्य हितधारकों का बराबर प्रतिनिधित्व होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए QCI के अंतर्गत कई स्वतंत्र बोर्ड बनाए गए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में गुणवत्ता की जांच करते हैं, जैसे NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज, लैब टेस्टिंग और माप तौल की जांच करता है। NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अस्पतालों और हेल्थ केयर सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करता है। इसी तरह है NABET यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, शिक्षा और प्रशिक्षण की संस्थाओं की गुणवत्ता जांचता है। NABCB नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज, प्रमाणन देने वाले निकायों की गुणवत्ता जांचता है। NBQP यानी नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशन, देश में गुणवत्ता के प्रचार प्रसार और जागरूकता का काम करता है। हर बोर्ड स्वतंत्र रूप से काम करता है और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संचालित होता है। QCI भारत में गुणवत्ता सुधार की रीढ़ की हड्डी है। इसका उद्देश्य है हर भारतीय को एक बेहतर उत्पाद, सेवा और सुविधा मिले, चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई फैक्ट्री हो। यही QCI का योगदान है भारत को एक उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्र में बदलने की दिशा में। हाल ही में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार कॉमर्स मंत्रालय की सलाह से काला नमक चावल के निर्यात को बढ़ावा देना चाहती है। खासतौर पर उन देशों में निर्यात की योजना है जहां बड़े बौद्ध समुदाय रहते हैं। चलिए समझते हैं काला नमक चावल के बारे में। देखिए, काला नमक चावल एक पारंपरिक चावल की किस्म है जिसकी भूसी काली होती है और खुशबू बहुत मजबूत होती है। बहुत ज्यादा सुगंध है इसमें भगवान बुद्ध का
श्रावस्ती के लोगों को दिया गया इसे उपहार माना जाता है जब वे ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ आए थे। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासकर सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है, जहां इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। इसके अलावा यह उत्तर पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्र के 11 जिलों और नेपाल में भी उगता है। यह चावल अपने पौष्टिक गुणों के लिए जाना जाता है। यह चावल आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा है। यह प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री है और स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। काला नमक चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला हुआ है, जो इसे विशिष्ट क्षेत्र और गुणवत्ता से जोड़ता है। यह पारंपरिक किस्म लॉजिंग की समस्या से जूझती है, जिससे इसका उत्पादन कम होता है। दरअसल जब चावल के दाने भारी हो जाते हैं तो पौधे की टहनियां कमजोर होकर नीचे गिर जाती हैं। इसे लॉजिंग कहते हैं। बहरहाल सरकार के निर्यात को प्रोत्साहन देने से किसानों को बेहतर दाम और वैश्विक पहचान मिलने की उम्मीद है। हाल ही में चीन का तियानवेन-2 मिशन सुर्खियां बटोर रहा है। आइए समझते हैं पूरी खबर को। दरअसल तियानवेन-2 चीन का पहला मिशन है जो एक नियर अर्थ एस्टेरॉयड यानी पृथ्वी के पास घूमने वाले एक क्षुद्र ग्रह पर जाकर उसका सर्वे करेगा, सैंपल वापस लाने की कोशिश करेगा। यह मिशन अमेरिका और जापान जैसे कुछ चुनिंदा देशों की बराबरी करेगा जो पहले ही ऐसे मिशन में कामयाब हो चुके हैं। तियानवेन-2 जिस नियर अर्थ एस्टेरॉयड का सर्वे करेगा उसका नाम है 469219 कामोलेवा। इसे 2016 में हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप से खोजा गया था। यह क्वाजी सैटेलाइट कहलाता है, यानी ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है लेकिन इतना पास है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसका प्रभाव इस पर डालती है, जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे यह पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहा हो, जबकि असल में यह सूर्य की परिक्रमा करता है। यह लगभग 100 वर्षों से इस कक्षा में है और 300 साल तक इसी में रहने की संभावना है। आइए अब यह भी समझते हैं कि चीन क्यों करना चाहता है इसकी जांच। दरअसल कामोलेवा की ऑर्बिट और ओरिजिन वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चंद्रमा से निकला हुआ एक टुकड़ा हो सकता है। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के वैज्ञानिकों ने बताया कि इस एस्टेरॉयड का रंग और प्रकाश प्रतिबिंब अपोलो मिशन के चंद्र नमूनों जैसा है। अगर यह साबित हो गया कि यह चंद्रमा से निकला है तो यह पृथ्वी चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत को मजबूत कर सकता है। दरअसल कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का निर्माण ही पृथ्वी और किसी अन्य छोटे ग्रह के बीच टकराव के बाद हुआ था। कामोलेवा उस टकराव का एक छोटा सा अवशेष हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि तियानवेन-2 नमूने कैसे लाएगा। इसके लिए टच एंड गो टेक्निक का सहारा लिया जाएगा। यही तकनीक अमेरिका के ओसिरिस रेक्स और जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने अपनाई थी। इस तकनीक में यान क्षुद्र ग्रह की सतह के करीब मंडराता रहता है, फिर एक रोबोटिक हाथ किसी वस्तु या गैस के द्वारा क्षुद्र ग्रह की सतह पर विस्फोट करेगा, उससे सैंपल निकालेगा और सैंपल को एक कंटेनर में सुरक्षित रख लिया जाएगा। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो एंकर एंड अटैच टेक्निक का भी सहारा लिया जा सकता है। इसमें 4 रोबोटिक आर्म्स क्षुद्र ग्रह की सतह में ड्रिल करती हैं और सैंपल को निकालती हैं। लेकिन यह मिशन काफी चैलेंजिंग है क्योंकि कामोलेवा बहुत छोटा है। यह केवल 40 से 100 मीटर व्यास का ही क्षुद्र ग्रह है, इसलिए इसकी सतह पर उतरना और सैंपल लेना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। भारत के AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा। इसका पहला संस्करण पूरी तरह से भारत में विकसित इंजन पर आधारित होगा। इसमें इंटरनल वेपन बे और स्टील्थ टेक्नोलॉजी शामिल होगी। इस परियोजना की जिम्मेदारी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL को दी गई है। सही कथनों का चयन करना है, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है AMCA प्रोजेक्ट में सहयोगी कौन कौन सी संस्थाएं हैं? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, निजी क्षेत्र की भारतीय कंपनियां, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ISRO।
सही विकल्प को चुनना है केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नैतिक और वैज्ञानिक मुद्दे CRISPR-Cas9 तकनीक से जुड़े हैं जो हाल ही में भारत में जीन एडिटेड भेड़ के संदर्भ में चर्चा में आए? मोजेकिज्म, जिससे जीव के भीतर मिश्रित आनुवंशिक संरचना बन सकती है। डिजाइनर बेबी का खतरा, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव की संभावना बढ़ सकती है। ऑफ टारगेट प्रभाव, जिससे गलत जीन में बदलाव होने की आशंका रहती है। सिंथेटिक डीएनए इंजेक्शन, जिससे जीन में बाहरी डीएनए डाला जाता है और ट्रांसजेनिक जीव बनते हैं। सही उत्तर चुनना है केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 4 या फिर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में हाल ही में पोटाश और हैलाइट खनन ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पोटाश का प्रमुख अयस्क सिल्विनाइट और हैलाइट का मिश्रण होता है। पोटाश का 100% आयात भारत वर्तमान में विदेशों से करता है। हैलाइट एक ऐसा खनिज है जो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 से बना होता है। पोटाश का सबसे बड़ा भंडार भारत के पन्ना, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सही विकल्प को चुनना है, केवल 1, 2 सही हैं, केवल 3 और 4 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं या फिर केवल 1, 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे जंगेजुर कॉरिडोर को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कॉरिडोर अजरबैजान को उसके नख्चिवन स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ने के लिए प्रस्तावित है। यह कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक प्रांत से होकर गुजरेगा। जंगेजुर कॉरिडोर भारत के INSTC और चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए रणनीतिक सहयोगी है। अगर यह कॉरिडोर बनता है तो इससे चीन और पाकिस्तान को यूरोप तक वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है। सही विकल्प चुनिए, केवल 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑयल जैपर एक जैव तकनीक है जिसमें बैक्टीरिया तेल में मौजूद हानिकारक हाइड्रोकार्बन्स को CO2 और पानी में बदल देते हैं। ऑलिवोरस तकनीक विशेष रूप से उच्च सल्फर वाले तेल और तैलीय कीचड़ को साफ करने के लिए विकसित की गई है। ये दोनों तकनीकें रासायनिक उपचारों की तरह ही पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। इन तकनीकों का विकास ONGC और टेरी के सहयोग से किया गया है। सही विकल्प चुनना है, केवल 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जीरिया हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला सबसे नया देश बना है। NDB की स्थापना मूल रूप से ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। NDB केवल ब्रिक्स देशों के भीतर ही निवेश और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। सही उत्तर चुनना है, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं या फिर सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन किन ने अब तक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्वीकृति दी है? कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही विकल्प चुनिए, केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर सभी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। इस बुलेटिन की PDF हासिल करने के लिए अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर जाइए, वहां पर इसकी PDF आपको मिलेगी और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले हफ्ते शनिवार 9 बजे रात जरूर मुलाकात होगी आपसे, और पिछले एपिसोड में जो भी सवाल मैंने पूछे थे उनके उत्तर स्क्रीन पर मैं छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।